प्लेटफॉर्म पर मैं हरजीत सिंह आपको सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि अपन सस्य विज्ञान पढ़ रहे थे, ठीक है, तो सस्य विज्ञान में अपने कहा था कि फसल प्रबंधन, सस्य विज्ञान क्या होता है? फसल उत्पादन एवं फसल प्रबंधन। तो देखा जाए फसल उत्पादन के लिए, फसल की जीवन चक्र पूरा करने के लिए जल बीज के साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है, तो वो होता है पोषक तत्व। क्या होता है? पोषक तत्व। पोषक तत्वों के बिना फसल अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाती, ठीक है। तो इस वजह से पोषक तत्वों का फसल के जीवन में महत्वपूर्ण एक कार्य है, ठीक है। तो अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पोषक तत्व। पोषक तत्व देखा जाए तो ये पोषक तत्व होता क्या है? तो पोषक तत्व की अगर अपन बात करें तो पोषक तत्व वह तत्व होते हैं जो पौधे की चयापचय क्रियाएं यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भाग लेते हैं, ठीक है। पहले अपन पोषक तत्व की परिभाषा देखते हैं। पोषक तत्व वह तत्व जो पौधे की चयापचय यानी कि मेटाबॉलिक क्रियाओं में सीधा भाग देते हैं। पोषक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या करते हैं? पौधे की चयापचय क्रियाएं यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है जो, उनमें सीधा भाग लेते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए जो क्लोरोफिल बनता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल बनता है, क्लोरोफिल बनने से लेके जल का अपघटन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, वसा का निर्माण हो गया, भोजन का निर्माण हो गया, भोजन का स्थानांतरण हो गया, या इसके साथ साथ ही रोग कीट प्रतिरोधकता हो गई, ठीक है। इसके साथ ही अगर अपन देखें तो परिवहन, पोषक तत्वों का भोजन का एक जगह से दूसरी जगह परिवहन, ये सभी किसके द्वारा संभव होता है? गुणवत्ता हो गया, मात्रा होगी, है ना, उत्पादन की, ये सब किस पे निर्भर करता है? तो ये पोषक तत्व पे निर्भर करता है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि पोषक तत्व आखिर चाहिए कितने पौधे को, ठीक है। तो देखा जाए 1987 के पहले 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती थी, ठीक है। 1987 में ब्राउन नाम के साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, एक पोषक तत्व की और आवश्यकता है। उन्होंने निकल पोषक तत्वों को सम्मिलित किया, ठीक है। अभी अपन पहले देखते हैं आवश्यक पोषक तत्व। दूसरी परिभाषा लिखते हैं अपन आवश्यक पोषक तत्व की। किसकी? आवश्यक पोषक तत्व। तो देखिए, एक तो पोषक तत्व है कि पौधे की चयापचय क्रियाओं से सीधा संबंध है, उनको तो क्या बोलेंगे अपन? पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व क्या होता है कि वह पोषक तत्व जो पौधे अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए मृदा या वायु से ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं? आवश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं।
यानी कि अगर ये आवश्यक पोषक तत्व अगर पौधे को नहीं मिलेंगे तो पौधे का जीवन चक्र पूर्ण नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर अपन इसकी कसौटी देखेंगे भी कसौटी क्या है। ठीक है, तो लिखिए आवश्यक पोषक तत्व वह पोषक तत्व जिन्हें पौधे अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए मृदा एवं वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, आवश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं। आवश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं। तो ये एक सीधी सी परिभाषा होगी पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्वों की, है ना, कि वह पोषक तत्व जिन्हें पौधे अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए मृदा एवं वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, आवश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो दो साइंटिस्ट आए, आर्नोन और स्टाउट। आर्नोन और स्टाउट आर्नोन और स्टाउट ने तीन बातें बताई। ठीक है, यानी कि आवश्यक पोषक तत्वों की जो कसौटी थी, उन्होंने उसमें 3 कथनों को बताया, बातों को बताया कि जो पोषक तत्व इन कथनों की मान्यता मान रहे होंगे उसी को अपने को आवश्यक पोषक तत्व बोलना है। सभी पोषक तत्व जो पौधे के उपचापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं वो आवश्यक पोषक तत्व नहीं हो सकते। कुछ ही पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो आवश्यक होते हैं, यानी कि जिनकी जरूरत पौधे को ज्यादा होती है। ठीक है, तो उन्होंने 3 कथन बताए थे, अपन उसके बारे में देखते हैं। तो अपन लिखते हैं आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी। आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी। आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी, पहले तो इससे क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा दी गई। ठीक है, तो देखिए यह आर्नोन इसको क्या बोलते हैं, द एसेंशियलिटी क्राइटेरिया ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट एसेंशियलिटी। ठीक है, तो यह आर्नोन एवं स्टाउट द्वारा सन 1939 में दी गई। किसके द्वारा दी गई, आर्नोन एवं स्टाउट द्वारा। ठीक है, इसको पुनः परिभाषित किया आर्नोन के द्वारा। अरे इसमें पहले नाम किसका आ रहा है, आर्नोन। ठीक है, पुनः परिभाषित किसने किया, आर्नोन के द्वारा। पुनः परिभाषित आर्नोन द्वारा सन 1954 में किया गया।
पहला क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है क्या, आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी किसके द्वारा दी गई, आर्नन और स्टाउट द्वारा दी गई। दूसरा क्वेश्चन बनता है कब दी गई, तो सन 1939 में दी गई। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि पुनः परिभाषित किसके द्वारा किया गया, तो आर्नोन के द्वारा किया गया, स्टाउट नहीं था दोबारा, ठीक है, आर्नोन के द्वारा किया गया। यानी कि जिसने इसको बनाया उसी को इसकी गलतियां दिखी, तो इसलिए इसको पुनः परिभाषित कर दिया। कब परिभाषित किया गया, 1954 में परिभाषित किया गया, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी होती क्या है। तो देखिए, आप घर में सब्जी बनाते हैं, अपन सीधा से एग्जांपल लेते हैं सब्जी का। तो जब अपन घर पे सब्जी बनाते हैं तो मान लीजिए कि उसमें नमक नहीं है, सब्जी में क्या है, नमक नहीं है, तो आपके नमक के बिना क्या सब्जी स्वाद बनेगी, नहीं बनेगी ना, नमक के बिना सब्जी का स्वाद नहीं आएगा। तो वैसे ही आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, तो आवश्यक पोषक तत्वों के बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाता। यानी कि नमक के बिना सब्जी में स्वाद पूरा नहीं हो पाया था, वैसे ही आवश्यक पोषक तत्वों के बिना पौधों का जीवन चक्र पूर्ण नहीं होता। तो पहला अपन क्या लिखते हैं, आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होने पर पौधे अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाते, पौधे अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाते, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आपकी सब्जी में नमक नहीं था तो आपकी सब्जी पूर्ण नहीं बनी, सीधी सी बात है। अपन ने कह दिया कि उसका स्वाद नहीं आया तो उसकी अपनी सब्जी पूरी नहीं बनी। तो वैसे अगर पोषक तत्वों की, आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो पौधे अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर आपके पोषक तत्व, आपकी सब्जी में नमक कम था तो जो नमक का स्वाद है वो नमक से मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप नमक की पूर्ति चीनी डाल के कर लो, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि नमक का स्वाद तो नमक देगा, चीनी डालोगे तो वो स्वाद नहीं मिलेगा। तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होने पर इसे केवल उसी पोषक तत्व द्वारा सुधारा जा सकता है। जैसे नमक की कमी हुई थी सब्जी में, तो नमक की कमी को अपन ने किससे सुधारा, नमक से सुधारा, चीनी से नहीं सुधार पाए, ठीक है। तो यानी कि आवश्यक पोषक तत्व की कमी हो जाएगी अगर पौधे में, तो उसकी कमी को केवल उसी पोषक तत्व को, यानी कि अगर नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन को ही दे के सुधारा जा सकता है। आप ये नहीं कि नाइट्रोजन की जगह पे फास्फोरस डाल दो, ठीक है। तो दूसरी कथन क्या होगा इनकी कसौटी का, कि आवश्यक पोषक तत्व की कमी को केवल उसी पोषक तत्व द्वारा, उसी का मतलब यानी कि जिसकी कमी थी, उसी पोषक तत्व द्वारा सुधारा जा सकता है, सुधारा जा सकता है, अन्य पोषक तत्व से नहीं, अन्य पोषक तत्व से नहीं, ठीक है। अन्य पोषक तत्व से नहीं, उसी पोषक तत्व से सुधार सकते हैं, अन्य पोषक तत्व से नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अपन ने देखा था कि नमक की कमी थी सब्जी में, तो नमक की कमी का संबंध किससे था, सब्जी के स्वाद से सीधा संबंध था। यानी कि नमक कम हुआ वैसे ही स्वाद बिगड़ गया। तो वैसे अगर अपन बात करें पोषक तत्व की, आवश्यक पोषक तत्व की, तो अगर आवश्यक पोषक तत्व की कमी है तो आवश्यक पोषक तत्वों का सीधा संबंध किससे होगा, पौधे की चयापचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन से। अगर
न, जैसे ही आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हुई तो चयापचय क्रियाएं यानी कि मेटाबॉलिक क्रियाएं क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो तीसरा कथन क्या हो गया, आवश्यक पोषक तत्वों का आवश्यक पोषक तत्वों का सीधा संबंध पौधे की चयापचय या उपापचय, चयापचय यानी कि मेटाबॉलिक चयापचय क्रियाओं से, चयापचय क्रियाओं से होता है। ठीक है, यह आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी के जो 3 कथन थे, इन 3 कथनों की अगर कोई पालना कर रहा है कोई पोषक तत्व, तो ही उसको आवश्यक पोषक तत्व बोल सकते हैं। ठीक है, अपन सभी पोषकों को आवश्यक पोषक तत्व नहीं बोल सकते। जैसे एक इंसान पे अपन एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तो एक इंसान को अगर उसका दैनिक क्रियाएं अच्छे से चलानी है, शरीर को अच्छे से तंदुरुस्त रखना है, या काम करते रहते हैं तो बीमार ना हो, इस वजह से अगर इंसान को चाहिए तो सबसे पहले क्या चाहिए, रोटी चाहिए, भोजन चाहिए। अपन ये तो नहीं कह सकते ना कि इंसान को काजू बादाम चाहिए, नहीं, क्योंकि काजू बादाम अपन कह सकते हैं कि काजू बादाम है इंसान के लिए फायदे की चीज है, काजू बादाम इंसान में ताकत को बढ़ाएंगे, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि काजू बादाम हर इंसान को खाने ही चाहिए या डेली खाते ही हैं। लेकिन भोजन तो हर इंसान खाता है, क्योंकि आवश्यक क्या है इंसान के लिए, भोजन है, काजू बादाम आवश्यक नहीं है। हाँ, अपन ये कह सकते हैं कि काजू बादाम कहीं ना कहीं इंसान के लिए ताकत की चीज है, लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि काजू बादाम के बिना इंसान खुद का जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। हाँ, ये कह सकते कि भोजन के बिना इंसान अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकेगा, अगर भोजन नहीं खाएगा तो बीमार होएगा, तंदुरुस्त नहीं रहेगा। वैसे ही पोषक तत्वों की बात करते हैं तो अपने पोषक तत्वों के 3 कथन देखें, ये आर्नोन और स्टाउट द्वारा दिए गए थे 1939 में, और पुनः आर्नोन द्वारा परिभाषित किए गए थे कब, 1954 में। ठीक है, और जो भी पोषक तत्व इन तीनों कथनों की पालना करेगा उसी को आवश्यक पोषक तत्व बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पादपों में आवश्यक पोषक तत्वों की या पादपों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या, पादपों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या, आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या। तो पादपों के लिए अगर आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या देखें तो 17 है। कितनी है, 17 है। नया पोषक तत्व था वो ब्राउन द्वारा सम्मिलित किया गया था। अगर आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या जानवरों में देखें तो जानवरों में 18 होती है। ठीक है, और मनुष्य में देखें तो मनुष्य में आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 19 होती है। ठीक है, मनुष्य में कितनी होती है, 19, जानवरों में 18 और पौधों में 17। ठीक है, यानी कि अपन कह सकते हैं पौधों को कौन खाता है, जानवर, और मनुष्य है जो ये जानवर को भी खा सकता है और पौधे को भी खा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं नया या अंतिम आवश्यक पोषक तत्व, अंतिम सम्मिलित आवश्यक पोषक तत्व, तो वो कौन सा था, निकल। कौन सा, निकल। कौन सा पोषक तत्व है, 17वां पोषक तत्व। 17वां आवश्यक पोषक तत्व कौन सा था, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो निकल। या अपन कह सकते हैं अंतिम सम्मिलित आवश्यक पोषक तत्व कौन सा था, तो वो भी कौन सा था, निकल। या नया जो पोषक तत्व है वो कौन सा है, वो भी है निकल। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो देखते हैं निकिल को ब्राउन नाम के वैज्ञानिक द्वारा 1987 में सम्मिलित किया गया। किसके द्वारा? ब्राउन नाम के वैज्ञानिक द्वारा सम्मिलित किया गया। अब देखिए आप, किसके द्वारा? ब्राउन। ठीक है, ब्राउन द्वारा 1987 में सम्मिलित किया गया। इनका कहना था कि जो यूरिया का अपघटन होता है, ठीक है, यूरिया का अपघटन होता है, देखिए आगे चल के देखते कैसे। अगर अपन बात करें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की, नाइट्रोजन उर्वरक की, ठीक है, नाइट्रोजन उर्वरक पौधों में सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन को दिया जाता है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन आवश्यक पोषक तत्व को दिया जाता है तो उसको मेनली यूरिया के रूप में दिया जाता है। किसके रूप में? यूरिया के रूप में दिया जाता है। ठीक है, अब यूरिया के, जब भी अपन यूरिया देते हैं तो यूरिया का अपघटन होगा। अरे भाई, यूरिया अनायनिक रूप में होगा, तो अनायनिक रूप से आयनिक रूप में बदलेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? खनिजीकरण। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं, अभी लिखाऊंगा। तो जब भी यूरिया का खनिजीकरण या यूरिया का अपघटन होता है तो उसमें एक एंजाइम काम में आता है, यूरिएज। कौन सा एंजाइम काम में आता है? यूरिएज। तो यूरिएज एंजाइम के निर्माण के लिए निकल पोषक तत्व आवश्यक है। ठीक है, निकल का पादपों में ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन इसका काम क्या होता है? यूरिएज एंजाइम का निर्माण करना। जैसे ही यूरिएज एंजाइम का निर्माण होगा तो यूरिया का नुकसान या यूरिया का ह्रास न होकर पौधों को उचित मात्रा में नाइट्रोजन की उपलब्धता मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने कहा था। देखिए अपन यहाँ पे लिख देते हैं कभी क्रिया, यूरिया प्लस जल। ठीक है, इससे क्या बनता है? अमोनियम कार्बामेट। क्या बनता है? अमोनियम कार्बामेट। ठीक है, अब जब भी अमोनियम कार्बामेट बनेगा, यूरिया का सूत्र देखेंगे तो अपन NH2 CO NH2, इसके साथ जब भी जल मिलता है तो क्या बन जाता है? अमोनियम कार्बामेट। ठीक है, अमोनियम कार्बामेट बन जाता है। अब अमोनियम कार्बामेट जब भी बनेगा तो इससे क्या होगा? तो इसमें कौन सा एंजाइम भाग लेगा? तो इसमें यूरिएज एंजाइम भाग लेगा। ठीक है, अब उसके निर्माण में कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो उसके निर्माण में आवश्यक पोषक तत्व निकल। ठीक है, यहां पे अपन लिख देते हैं, हेडिंग लगाते हैं यूरिया का अपघटन। क्या? यूरिया का अपघटन। ठीक है, अब इसमें कौन सा एंजाइम बनेगा? यूरिएज एंजाइम। इस एंजाइम का निर्माण में कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? निकल। इस वजह से निकल को ब्राउन नामक वैज्ञानिक द्वारा सन 1987 में नया आवश्यक पोषक तत्व के रूप में सम्मिलित किया गया। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक हुआ, अब अपन आगे चलते हैं। तो अपन देखते हैं कि पोषक तत्वों का मृदा एवं पादपों में क्रम। मृदा एवं पादपों में पोषक तत्व का क्रम। तो देखिए,
अपन देखते हैं कि एक पादप बनाते हैं। ये मिट्टी में कोई मृदा की सतह में कोई पादप खड़ा है, ठीक है। ये यहाँ पे कोई फ्रूट लगा हुआ है, यानी कि फल लगा हुआ है, ठीक है। इसको दूसरे रंग से बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो बात करते हैं मृदा में पोषक तत्व कहाँ से आते हैं। तो देखिए, जब भी मृदा का निर्माण होता है तो मृदा के निर्माण में अपन पढ़ते हैं, मृदा के अवयव में अपन पढ़ते हैं कि ऐसे आपने एक मृदा का अवयव वाला डायग्राम देखा होगा। इसमें अपन ने लिखा होगा कि 25% जल होता है, 25% वायु होती है। एक मृदा में 25% तो जल होता है, 25% वायु होती है। ये मेनली रंध्रों में उपस्थित होता है। इसके बाद में अपन बात देखते हैं तो 5% मृदा में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कार्बनिक पदार्थ, और 45% क्या होता है, खनिजीय पदार्थ। क्या होता है, खनिजीय पदार्थ। अब देखिए, ये जो खनिजीय पदार्थ और ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये मिलके कितने प्रतिशत हिस्सा बना लेते हैं मृदा का, तो मृदा के ये 50% हिस्सा बना लेते हैं। अब ये 50% हिस्सा बना लेते हैं, तो जब ये खनिजीय पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ मृदा में होंगे तो ये क्या होते हैं, अनायनिक रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, अनायनिक, यानी कि पौधों के ये उपलब्ध नहीं होते, यानी कि अनुपलब्ध रूप में होते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं अपने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कार्बनिक पदार्थ मृदा में क्या है, एक तो कार्बनिक पदार्थ और दूसरा क्या है, मृदा में खनिजीय पदार्थ। अब ये कार्बनिक पदार्थ और खनिजीय पदार्थ ये किस रूप में होते हैं, ये अनायनिक रूप में होते हैं। किस रूप में, अनायनिक, अनायनिक रूप। कार्बनिक रूप किस रूप में होता है, कार्बनिक रूप। और जब भी कोई पोषक तत्व कार्बनिक या अनायनिक रूप में उपस्थित होगा तो ये क्या होगा, अनुपलब्ध होगा। क्या होगा, अनुपलब्ध। किस रूप में होगा, अनुपलब्ध। ठीक है। और ये अनुपलब्ध रूप मृदा में किस रूप में बदल जाएंगे, अनायनिक से किस रूप में बदल जाएंगे, आयनिक से। किस रूप में, आयनिक रूप में। और उसके साथ ही देखें कार्बनिक रूप से अकार्बनिक रूप। किस रूप में, अकार्बनिक रूप में। ठीक है। इसके साथ ही देखें तो यहां पे अनुपलब्धता यानी कि पौधे इसको अवशोषित नहीं कर सकते, तो जैसे ही आयनिक रूप में होगा तो ये किस रूप में हो जाएगा, उपलब्ध रूप में। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा रूप पादपों के लिए उपलब्ध है, उसमें दिया होता है कार्बनिक, आयनिक, कार्बनिक, अनायनिक और अकार्बनिक, और चौथा ऑप्शन दिया होता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपने को आंसर क्या करना है, अकार्बनिक। ठीक है, क्योंकि अकार्बनिक रूप है जो पौधों को उपलब्ध रूप में होता है, आयनिक रूप है जो पौधों को उपलब्ध रूप में होता है, जबकि कार्बनिक, सबसे ज्यादा बच्चे कार्बनिक गलती और करते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो अपने को कार्बनिक को आंसर नहीं देना,
कार्बनिक जो रूप होता है ये पौधों के लिए अनुपलब्ध होता है। हाँ, कार्बनिक रूप अपने लिए फायदे में है, मृदा में फायदे में है, क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्व कार्बनिक चीजों को खा के जीवित रहते हैं और मृदा में जितने ज्यादा सूक्ष्म पोषक तत्व होंगे मृदा की उर्वरता उतनी ही बढ़ेगी। तो यानी कि ये मृदा में उपस्थित होगा, लेकिन मृदा में फायदेमंद है, लेकिन पौधे इसको अवशोषित नहीं कर पाते। ठीक है, अब जैसे ही ये रूप बना, इस रूप को पौधे क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे। क्या कर लिया, अवशोषण। और जब भी कोई चीज अनायनिक रूप से, कार्बनिक रूप से, अनुपलब्ध रूप से आयनिक रूप, अकार्बनिक रूप और उपलब्ध रूप में जाती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, खनिजीकरण। क्या बोलते हैं, खनिजीकरण। ठीक है, क्या बोलते हैं, खनिजीकरण बोलते हैं। अब खनिजीकरण के बाद में अवशोषण हो गया किनका, पोषक तत्वों का। किसका अवशोषण हो गया, पोषक तत्वों का। अब जैसे ही पोषक तत्व इसको अवशोषित कर लेंगे पोषक तत्व, फिर उसके बाद में क्या होगा, इनका स्थानांतरण होगा। क्या होगा, स्थानांतरण। यानी कि दूसरी क्रिया क्या हो चुकी है यहाँ पे, पहला तो था खनिजीकरण, मृदा में पहले पोषक तत्वों का खनिजीकरण हुआ। खनिजीकरण होने के बाद में पौधों का, पोषक तत्वों का क्या हुआ, उनका अवशोषण हो चुका है। ठीक है, ये खनिजीकरण तो मृदा में हुआ। पादपों में क्रम क्या हुआ, सबसे पहले पादपों में हुआ तो पादपों में पहले अवशोषण हुआ, यानी कि पादपों द्वारा क्या हुआ, अवशोषण। अब दूसरा क्रम देखें तो दूसरा होता है स्थानांतरण। क्या होता है, स्थानांतरण। अब देखिए यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि अगर स्थानांतरण है जो वह जाइलम के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। स्थानांतरण किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। जाइलम को मृत उत्तक भी बोलते हैं, मृत उत्तक, मृत उत्तक। ठीक है, क्या बोलते हैं, मृतोत्तक। ठीक है, मृतोत्तक यानी कि मृत उत्तक। ठीक है, तो जाइलम के द्वारा जब भी स्थानांतरण होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं एपोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट। ठीक है, जब भी जाइलम के द्वारा स्थानांतरण होता है तो उस क्रिया को बोलते हैं एपोप्लास्ट। और जब भी स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है, फ्लोएम यानी कि जीवित उत्तक, फ्लोएम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिम्प्लास्ट। क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्ट। अब याद कैसे रखना है, फ्लोएम यानी कि फोन। सिम को किस में लगाया जाता है, सिम को फोन में लगाया जाता है, यानी कि सिम फोन, फोन यानी कि फ्लोएम। ठीक है, यानी कि जब भी किसी चीज का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होगा तो उसको सिम्प्लास्ट बोलेंगे, और जब भी किसी चीज का स्थानांतरण जाइलम के द्वारा होगा तो उसको एपोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, ये हुआ। अब आगे चलते हैं, दो क्रियाएं होगी। पहला तो पौधों के द्वारा क्या हुआ, अवशोषण हुआ। ठीक है, पादपों के द्वारा पहली क्रिया क्या हुई, अवशोषण। दूसरा स्थानांतरण। तीसरा देखिए, जैसे ही पोषक तत्व है जो कहां पहुंच जाएंगे, पोषक तत्व फलों में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जो खनिजीकरण हुआ था जस्ट उसके उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि कार्बनिक था, अकार्बनिक था, अकार्बनिक पोषक तत्व था जो, वो किस में बदल जाएगा, कार्बनिक में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, कार्बनिक में बदल जाएगा। दूसरी बात,
अपन बात करते हैं अनायनिक रूप था, आयनिक रूप था, यहां से पुदन इस रूप में अवशोषित किया था, तो आयनिक से किस में बदल जाएगा, अनायनिक। किस रूप में बदल जाएगा, अनायनिक रूप में बदल जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो यानी कि उपलब्ध रूप से किस रूप में, अनुपलब्ध। अनुपलब्ध रूप में बदल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको अपन स्वांगीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। तीसरा क्या हो गया, स्वांगीकरण। अब देखिए, अगर अपन पोषक तत्वों का क्रम देखें मृदा या पादपों में, तो सबसे पहले मृदा में तो क्या हुआ, खनिजीकरण हुआ। ठीक है, ये मृदा में हुआ तो इसको अपन इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर पोषक तत्वों का क्रम पूछे तो सबसे पहले क्या हुआ, पादपों के द्वारा अवशोषण हुआ, उसके बाद में स्थानांतरण हुआ, स्थानांतरण के बाद में स्वांगीकरण हुआ। ठीक है, इसके साथ ही अगर अपन पूछें कि खनिजीकरण क्या होता है, तो खनिजीकरण होता है कि मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ या अनायनिक पदार्थ या अनुपलब्ध पदार्थों का आयनिक, अकार्बनिक और उपलब्ध रूप में परिवर्तित होना खनिजीकरण कहलाता है। ठीक है, फिर मृदा के स्थानांतरण में आते हैं। तो स्थानांतरण की अगर बात करें, अगर स्थानांतरण जाइलम के द्वारा यानी कि मृतत्व के द्वारा होता है तो इसको एपोप्लास्ट कहा जाता है, और जब भी स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है तो इसको सिम्प्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में जैसे ही फल तक पहुंचा अपने पोषक तत्व, तो फिर क्या होगा, स्वांगीकरण होगा। अब स्वांगीकरण क्या होता है भी, तो स्वांगीकरण की परिभाषा देखें तो अकार्बनिक रूप से कार्बनिक रूप में परिवर्तित होना, या आयनिक रूप से अनायनिक रूप में परिवर्तन होना, या उपलब्ध रूप से अनुपलब्ध रूप में परिवर्तित होना पोषक तत्वों का क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि स्वांगीकरण कहाँ होता है, तो स्वांगीकरण पादपों में होता है। खनिजीकरण कहाँ होता है, तो खनिजीकरण मृदा में होता है। स्थानांतरण पादपों में अवशोषण के पश्चात होता है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे चलते हैं, तो अपन एक और देख लेते हैं, गति के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में देख लेते हैं, गति के बारे में। तो देखिए, थोड़ा सा गति के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो ये पादपों के द्वारा पौधों की ये इसके पोषक तत्वों की गति हो रही है ना स्थानांतरण में, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखिए, दो तरह की होती है। पहली होती है एक्रोपिटल गति, दूसरी होती है बेसोपिटल गति। कौन सी, बेसोपिटल गति। ठीक है, एक्रोपिटल गति या बेसोपिटल गति। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। एक्रोपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, शीर्षमुखी। क्या बोलते हैं, शीर्षमुखी। और बेसोपिटल को क्या बोलते हैं, बेसोपिटल को बोलते हैं आधारमुखी। आधारमुखी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अपन पादप को देखते हैं। तो ऐसे देखें तो ये वाला भाग क्या होता है, ये वाला भाग होता है शीर्ष। कौन सा भाग होता है, शीर्ष। और ये वाला भाग कौन सा होता है, ये वाला भाग होता है आधार। यानी कि इसको तो क्या बोलते हैं, शीर्ष को तो क्या बोलते हैं एक्रो, और आधार को क्या बोलते हैं बेस। ठीक है, तो जब भी किसी पोषक तत्व की या किसी भी चीज की गति आधार से शीर्ष की तरफ होती है, कहां पे जाके रुकी, शीर्ष पे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, शीर्षमुखी। यानी कि आधार से शीर्ष की ओर गति। आधार से शीर्ष की ओर गति को क्या बोलते हैं अपन,
एक्रोपिटल गति, ठीक है। और जब भी बेसोपिटल यानी कि आधारमुखी, जहाँ ये जो शब्द आ रहा है ना वहां पे जाके वो गति रुकेगी, ऐसे याद रखना। तो यानी कि शीर्ष से आधार की ओर गति क्या कहलाती है? शीर्ष से आधार की ओर गति क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी आधारमुखी गति, ठीक है। और जब भी गति या स्थानांतरण जाइलम के द्वारा होगा तो उसको एपोप्लास्ट बोलेंगे, और जब भी फ्लोएम के द्वारा होगा तो उसको सिम्प्लास्ट बोलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? तो ये पोषक तत्वों का अब अपन क्रम लिखेंगे, तो क्रम क्या हो जाएगा कि सबसे पहले पोषक तत्वों में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। उसके बाद में पोषक तत्वों का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? स्थानांतरण होता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में वो स्वांगीकरण होता है, ठीक है। स्वांगीकरण होता है। अगर कई बार इसके पहले भी अगर उन्होंने शब्द दे रखा है तो इसके पहले लिख लेंगे खनिजीकरण। क्या होगा? खनिजीकरण। यानी कि पोषक तत्वों का सबसे पहले क्या हुआ? मृदा में खनिजीकरण हुआ, फिर जड़ों द्वारा अवशोषण हुआ, फिर तने में जाइलम एवं फ्लोएम के द्वारा स्थानांतरण हुआ, और फिर फलों में स्वांगीकरण हुआ, ठीक है। इतना समझ में आया? अब अपन आगे चलते हैं, तो अब देखते हैं कि मृदा में जो पोषक तत्व हैं वो कौन कौन, पादपों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो हेडिंग लगाते हैं पोषक तत्वों का वर्गीकरण। क्या है? आवश्यक पोषक तत्वों का आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण क्या है? आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो देखा जाए आवश्यक पोषक तत्वों को पहले तो मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, खनिजीय पोषक तत्व और अखनिजीय पोषक तत्व। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। तो देखिए पहला कौन सा है? अखनिजीय पोषक तत्व, और दूसरा है खनिजीय पोषक तत्व। अब देखिए खनिजीय पोषक तत्व क्या होते हैं? जो खनिजीय पदार्थों से मिलते हैं वो खनिजीय पोषक तत्व होते हैं, और अखनिजीय पोषक तत्व क्या होते हैं? जो मुख्यतः कहां से मिलते हैं? वायुमंडल से मिलते हैं। अब देखिए इन्हीं पोषक तत्वों को दूसरे नाम से जाना जाता है आधारीय पोषक तत्व। आधारीय पोषक तत्व या आधारीय पोषक तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्यादातर हिस्सा इनका पाया जाता है इसी पोषक तत्व में, पादपों में ज्यादातर इन्हीं पोषक तत्वों का हिस्सा पाया जाता है। जब किसी चीज का ज्यादातर हिस्सा पाया जाता है तो उसको आधार मान लिया जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं आधारीय पोषक तत्व। और अगर इसका अन्य नाम देखें तो इसको संरचनात्मक पोषक तत्व भी बोला जाता है। संरचनात्मक पोषक तत्व, संरचनात्मक पोषक तत्व, यानी कि दूसरा क्या हो गया? संरचनात्मक पोषक तत्व। क्योंकि संरचना अगर देखें तो पादप की संरचना में 90 से 96% इन पोषक तत्व देखने को मिलते हैं। इस वजह से इनको संरचनात्मक पोषक तत्व भी कहते हैं, ठीक है। अन्य नाम इसको फ्रेम शिफ्ट नाम के से भी, फ्रेम शिफ्ट पोषक तत्व,
फ्रेम शिफ्ट पोषक तत्व भी इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि फ्रेम का मतलब क्या हो गया, संरचना। आपने देखा होगा जब भी कोई चीज बनती है तो उसके पहले उसका फ्रेम बनाया जाता है सरिये का। अगर अपन घर में छत भी डलवाते हैं तो क्या होता है, एक सरिये का फ्रेम बनवाया जाता है, तो उसके बाद में छत डलवाते हैं। तो यानी कि ये भी क्या करते हैं, पौधे का फ्रेम बनाते हैं। ठीक है, इसमें 3 पोषक तत्वों को सम्मिलित किया गया है। पहला पोषक तत्व है, पहला पोषक तत्व है कार्बन। ठीक है, ये कितने प्रतिशत होता है, ये पौधे में 45% पाया जाता है कुल शुष्क भार का। शुष्क भार क्या होता है, जब भी पौधे में पोषक तत्वों की मात्रा को तोला जाता है, नापा जाता है, तो पौधों को पहले सुखाया जाता है। ठीक है, गर्म हवा के द्वारा या ताप के द्वारा सुखाया जाता है। तो उससे क्या होता है, जितना भी जल होता है ना, नमी होती है, अपने को पता है पौधे की जो कोशिकाएं हैं वो 70% में जल पाया जाता है। तो जल तो बाहर ही उत्पन्न करेगा भी, तो इस वजह से उसको पहले सुखा लिया जाता है। तो शुष्क भार का कुल 45% हिस्सा किसका पाया जाता है, कार्बन का। दूसरा आता है हाइड्रोजन। क्या आता है दूसरा, हाइड्रोजन, यानी कि H। देखा जाए तो ये 6% पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन हल्का होता है तो 6% पाया जाता है। तीसरा आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखा जाए तो ये भी 45% पाया जाता है, यानी कि कुल भार का कितने प्रतिशत, 45%। अब देखिए, जोड़ के देखिए, इसको 96% हो गया। इसी वजह से इनको आधारीय पोषक तत्व कहा जाता है। 96% पौधे का ये निर्माण करते हैं, इसी वजह से इनको संरचनात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। और संरचनात्मक पोषक तत्व यानी कि ये फ्रेम बनाते हैं पौधे का, इसी वजह से इनको फ्रेम शिफ्ट पोषक तत्व भी कहा जाता है। अखनिजीय पोषक तत्व या वातावरणीय पोषक तत्व भी इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि ये वातावरण से मिलते हैं। अरे कार्बन कहाँ से मिलेगी पौधे को, कार्बन CO2 से मिलेगी। हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा, जल से मिलेगा। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, या तो पौधे को वायुमंडल की गैस से मिलेगी या पौधे को जल से मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से इनको वायुमंडलीय या अखनिजीय पोषक तत्व भी कहा जाता है। यानी कि अपन 17 पोषक तत्वों की बात कर रहे थे, तो ये 3 पोषक तत्व तो गए। कितने गए, 3 पोषक तत्व गए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं खनिजीय पोषक तत्व की। तो बात करते हैं खनिजीय पोषक तत्व की। तो खनिजीय पोषक तत्व को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। ठीक है, पहला है मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व, और दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक, दूसरा कौन सा है, सूक्ष्म पोषक तत्व। यानी कि मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व किनको बोलेंगे, जिनकी 1 ppm से ज्यादा सांद्रता चाहिए। मुख्य को क्या बोलते हैं अपन, मैक्रो, मैक्रो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, यानी कि आवश्यक पोषक तत्व। और सूक्ष्म को माइक्रो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है, इतना हुआ। अब देखिए, खनिजीय पोषक तत्व यानी कि मिनरल न्यूट्रिएंट, यानी कि ये कहां से मिलेंगे पादपों को, ये खनिज से मिलेंगे। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। तो मुख्य पोषक तत्व को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, यहां पे लिख देते हैं कि मुख्य पोषक तत्व इनको क्यों बोलते हैं। तो इनकी 1 ppm से, ppm का मतलब क्या हो गया, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, यानी कि 10 लाख में जब एक हिस्सा मिला देते हैं, यानी कि आप 10 लाख रुपए में 1 रुपया रख रहे हो, तो उसको आप 1 ppm बोलोगे। ठीक है, इसी हिसाब से इसकी सांद्रता कितनी चाहिए, 1 ppm से अधिक, 1 ppm से अधिक सांद्रता। ठीक है, और इधर अपन बात करें तो इनकी 1 ppm से कम सांद्रता चाहिए।
कितनी, 1 ppm से कम, ठीक है। अब देखिए इनको पुनः 2 भागों में बांट दिया है, कौन कौन से, प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व और द्वितीयक मुख्य पोषक तत्व। ठीक है, प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व और द्वितीयक मुख्य पोषक तत्व। अब देखिए यहां पे कितने पोषक तत्व हो चुके हैं, तो यहां पे देखिए 3 पोषक तत्व अपन ने इधर लिख दिए। टोटल पोषक तत्व कितने, 17, 3 इधर लिख दिए, यानी कि कितने बच गए, 14। यानी कि अगर पूछ लेता है खनिजीय पोषक तत्व कितने हैं तो 14 है, अखनिजीय पोषक तत्व कितने हैं तो 3 है, कुल आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं तो 17 है। उसके बाद में अपन बात करते हैं मुख्य पोषक तत्वों की, तो मुख्य पोषक तत्व कितने हैं, 6 है, यानी कि 14 में से 6 गए तो कितने बचे, 8, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व कितने हैं, 8 है। ठीक है, जैसे मर्जी क्वेश्चन पूछ ले अपन प्रैक्टिस इस हिसाब से कर ली कि अपन उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक पोषक तत्वों की बात करते हैं तो ये भी कितने हैं, ये भी 3 है। द्वितीय पोषक तत्व यानी कि 6 में से 3 गए तो कितने बचे, 3, यानी कि ये भी कितने हैं, 3 है। ठीक है, अब देखिए इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इसमें पहला आता है नाइट्रोजन, दूसरा आता है प्राथमिक में, दूसरा आता है फास्फोरस और तीसरा आता है पोटेशियम। ठीक है, अगर द्वितीय की बात करें तो इसमें पहला आता है सल्फर, दूसरा आता है कैल्शियम और तीसरा आता है मैग्नीशियम। देखिए सल्फर अपने यहां पे लिखा, कई बार इन पोषक, ये जो पोषक तत्व है ना इधर अखनिजीय पोषक तत्व, इनको उर्वरकों के द्वारा नहीं दिया जाता, यानी कि इनको तो अपने को लेना देना ही नहीं है, इनको तो अपने को पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, इतना याद रखना कि ये 3 पोषक तत्व भी पौधे में काम में आते हैं। पढ़ना किनको, इनको, क्योंकि जिनको अपन ज्यादातर उर्वरकों के रूप में देते हैं। अब प्राथमिक पोषक तत्व 3 है भाई, तो 3 होने के बाद में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि चौथा आवश्यक मुख्य पोषक तत्व कौन सा है, तो चौथा आवश्यक मुख्य पोषक तत्व कौन सा है, सल्फर, इसीलिए अपन ने सल्फर को सबसे ऊपर लिखा है इनमें से। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की, तो देखिए पहला आता है इसमें बोरोन, दूसरा मोलिब्डेनम, तीसरा क्लोरीन। ठीक है, यानी कि 5, अगर इसका परमाणु क्रमांक देखा जाए तो 5, मोलिब्डेनम का 42 और क्लोरीन का 17। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जिंक परिवार की, यानी कि 21 से लेकर 30 नंबर तक की। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से पोषक तत्व आ जाते हैं, जिंक से लेके अगर अपन बात करते हैं 21 परमाणु क्रमांक 21 से लेके परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, निकल आ जाएगा, है ना, जिंक आएगा भी, निकल आएगा, आयरन आएगा, मैग्नीज आएगा, कॉपर आएगा, कोबाल्ट आता है, कोबाल्ट को नहीं लेना। कैसे याद रखना है भी, कोबाल्ट को हमें नहीं लेना। ठीक है, कि कोबाल्ट को हमें नहीं लेना। देखिए अगर अपन परमाणु क्रमांक यहां 25 से लिखते हैं, मैग्नीज हो गया, परमाणु क्रमांक 25 पे क्या आ जाएगा भी, मैग्नीज। ठीक है, फिर उसके बाद में 26 पे आयरन। ठीक है, फिर 27 पे आएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट को नहीं लेना। 28 पे निकल, फिर आयरन। ठीक है, सॉरी आयरन आ गया, फिर 29 पे क्या आ जाएगा, कॉपर। आयरन अपन ने 2 बार लिख दिया। आयरन 26 पे आ गया,
27 पे कॉपर आ गया, कॉपर को नहीं लेना, सॉरी कोबाल्ट को नहीं लेना, 27 पे कोबाल्ट आ गया। फिर 28 पे क्या आ गया, निकल। फिर 29 पे कॉपर, 29 पे क्या आ गया, कॉपर। और फिर 30 पे क्या आ जाएगा, जिंक। यानी कि 8वां कौन सा हो गया, जिंक। ठीक है, 25, 26, 27 को नहीं लेना, 28 परमाणु क्रमांक की बात कर रहा हूं, 28, 29 और 30, ये 8 सूक्ष्म पोषक तत्व हो गए। ये जो 4 से लेकर 8 पोषक तत्व है ना, ये पांचों पोषक तत्व, इनकी खासियतें एक जैसी होगी, क्योंकि एक ही परिवार के हैं। एक ही परिवार वालों के लक्षण क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। चेहरा देखोगे, बातें देखोगे, चाल चलन देखोगे तो एक होते हैं। ठीक है, अगर इनको पौधे अवशोषित कर रहे हैं तो एक ही रूप में अवशोषित कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो एक ही रूप में काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ही अगर अपन बात करते हैं इनके उर्वरकों की, तो एक ही रूप में उर्वरक आ रहे हैं। ठीक है, ये तीनों उर्वरक 5 हो गया, 5 नंबर परमाणु क्रमांक, 42 नंबर परमाणु क्रमांक और 17 नंबर परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये अपने लगभग 17 पोषक तत्व खत्म हो गए। ठीक है, ये 17 पोषक तत्व आवश्यक चाहिए। अब इनको किस रूप में अवशोषित किया जाता है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, किन किन रूपों में पाए जाते हैं। एक बार देखते हैं आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले अपन ने पोषक तत्व प्रारंभ किया, तो पोषक तत्वों की परिभाषा देखी, आवश्यक पोषक तत्वों की परिभाषा देखी। फिर अपने आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी देखी, आर्नोन और स्टाउट द्वारा दी गई 1939 में। दोबारा पुनः परिभाषित किसने किया, आर्नोन ने किया, 1954 में किया। इसके 3 कथन अपन ने पढ़े। ठीक है, उसके बाद में पादपों में 17 आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, जानवरों में 18 चाहिए और मनुष्य में 29 चाहिए। मुख्यतः आपको पादपों के याद रखना है। नया या अंतिम सम्मिलित आवश्यक पोषक तत्व कौन सा था, निकल था। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 17वां आवश्यक पोषक तत्व कौन सा था, तो निकल था। निकल को किसके द्वारा सम्मिलित किया गया, तो ब्राउन नाम के साइंटिस्ट द्वारा सम्मिलित किया गया। कौन से सन में सम्मिलित किया गया, तो 1987 में सम्मिलित किया गया। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो पोषक तत्व में का मृदा एवं पादप कर्म, सबसे पहले खनिजीकरण होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्थानांतरण होता है और फिर स्वांगीकरण होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने एक्रोपिटल गति और वेसिपिटल गति को देख लिया। इसके बाद में अपन ने ये क्रम को देखा। फिर अपन ने पोषक तत्वों का वर्गीकरण किया, जिसमें खनिजीय और अखनिजीय रूप में बदला अपने बांटा। खनिजीय पोषक तत्व 3 होते हैं, अखनिजीय पोषक तत्व कितने होते हैं, 14 होते हैं। अखनिजीय पोषक तत्व को अपने फिर बांटा, मुख्य पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व में अपने 6 पोषक तत्वों को ऐड किया, जिसमें से प्राथमिक पोषक तत्व 3 और द्वितीय पोषक तत्व 3। सूक्ष्म पोषक तत्वों में अपने 8 लिखे, 8 में से कौन कौन से हैं, बोरोन है, मोलिब्डेनम, क्लोरीन है। फिर अपने 21 से लेकर 30 वाला जो क्रम होता है अपने आवर्त सारणी में, उसमें से पोषक तत्वों को देखा। तो 25 नंबर मैग्नीज, 26 नंबर आयरन, 27 नंबर यानी कि कोबाल्ट। तो अपन ने क्या किया, 27 नंबर को छोड़ दिया। उसके बाद में 28 नंबर निकेल, फिर 29 नंबर कॉपर और 30 नंबर क्या था, जिंक। इन पोषक तत्वों को लिया। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।